नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं चला है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील करते आए हैं कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, क्योंकि इससे आपकी भी सुरक्षा होगी, आपके परिवार की भी सुरक्षा होगी। इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक किसी सुरक्षित स्थान पर आप ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से रीवा में जमीन खिसकने से कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर कई जगह बड़े पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं तेज बारिश से नदी और नालों में भी उफान है। वहां पर बेलन नदी में उफान की वजह से डी पुल डूबा हुआ दिख रहा है। सड़कें बंद होने से कई गांवों का संपर्क भी आपस में कट गया है। मध्य प्रदेश के रीवा की ये तस्वीर है, जहां पर देखिए किस तरह पहाड़ टूटने की वजह से रास्ता बंद हो गया है, रास्ता से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से अब आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है। किस तरह पेड़ टूटा हुआ गिरा हुआ है रास्ते पर, उसको हटाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जिसके लिए लगातार प्रशासन भी मुस्तैद है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और पेड़ की किस तरह कटाई की जा रही है। पुलिस बल भी वहां पर मौजूद है और उसको बीच रास्ते से हटाने का ये प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी लंबे समय से यहां पर भी बारिश हो रही है। देश भर में जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई, कुछ वैसी ही तस्वीर यहां से भी सामने आई है, जहां पर पहाड़ किस तरह टूटता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और वहीं रास्ते पर उसका मलबा गिरा, जिसकी वजह से लोगों के लिए काफी परेशानी का अब सबब बन गई है बारिश। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। वहां यमुना बाजार और वजीराबाद में सड़कें छोटे तालाब में तब्दील हो गई हैं। उधर हरियाणा के गुरुग्राम में भी सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दे रहा है। उधर झारखंड के पाकुड़ में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। आपको सामने ये पानी के प्रहार की 3 तस्वीरें हैं और इनके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, लोगों की मुसीबतें किस तरह बढ़ गई हैं। बेहिसाब बारिश की वजह से इस बार की बारिश आफत लेकर आई है लोगों के लिए। सड़कें किस तरह नदी में तब्दील हो गई हैं, आप देख सकते होंगे तस्वीरें। लेकिन फिर भी लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और प्रशासन भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। जो नदियों के आसपास, नालों के आसपास जो झुग्गियां बनी हुई हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, उनको कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। लोगों के घरों में किस तरह पानी भरा हुआ है, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। सिर पर सामान उठाए लोग वहां पर खड़े दिख रहे हैं। घर में रहने की जगह नहीं बची है। इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं देश भर में जिनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और दिल्ली में किस तरह की तस्वीर दिल्ली से सामने आ रही है, पहली तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी हरियाणा की और तीसरी है झारखंड की। अलग अलग हिस्सों में किस तरह बारिश का कहर देखने को मिला हुआ आप देख सकते होंगे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश से दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया है। सुबह सुबह जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जबकि भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। दिल्ली में तेज बारिश के बाद यमुना बाजार इलाके में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली में हल्की से मध्यम भारी बारिश का अनुमान जताया है। और ये लोहे के पुल की तस्वीर है, जहां पर किस तरह यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ये प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है आसपास, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर झुग्गियां बनाकर लोग वहां रहते हैं। उन्हें हालांकि आगाह किया गया है, चेतावनी दी गई है और कोशिश की जा रही है कि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। दिल्ली वालों के लिए इस बार बारिश मुसीबत बनकर आई है। सड़कें किस तरह लबालब पानी से भरी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग काफी परेशान हैं। आज रविवार जरूर है, कई लोग घर पर जरूर बैठे होंगे, लेकिन जिन लोगों को आना जाना करना पड़ रहा है जरूरी कामकाज से, उनके लिए आज की बारिश काफी आफत लेकर आई है, परेशानियां लेकर पहुंची है। और जलस्तर दूसरी ओर यमुना नदी का लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है।
सड़कें किस तरह पानी से भरी हुई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल्ली के खानपुर में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। पानी भरने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के खानपुर की यह तस्वीर है। सड़क किस तरह पानी से लबालब भरी हुई है। जमीनी इलाके खास तौर पर जल भराव की स्थितियां वहां पैदा हो गई हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर जल भराव की वजह से सड़कें टूट भी गई हैं और सड़क के भीतर से पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां से वो जैसे तैसे निकल जाएं। और किस तरह जल भराव की स्थितियां पैदा हो गई हैं। ये देखिए, एक बस यहां से निकलने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन बस के अंदर भी पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार की बारिश आफत लेकर आई है। बस दिल्ली के खानपुर की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह जल भराव हो गया है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चला करती थी वो पानी पानी हो चुकी हैं। दिल्ली में बदरपुर के पास पुल प्रहलादपुर इलाके में बने अंडरपास में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया। अंडरपास के आसपास सड़क कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कई घंटों की बारिश से पुल प्रहलादपुर इलाके में कई जगह पानी भी भरा दिखाई दे रहा है। दिल्ली के प्रहलादपुर पुल की तस्वीर है। यहाँ पर सड़क है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि तस्वीर ऐसी है जहाँ पर जल भराव की स्थिति बन गई है। पूरी सड़क पानी पानी हो चुकी है। सड़क में किस तरह पेड़ आप देख सकते हैं, पेड़ वहां पर एक है लेकिन किस तरह पानी में वो डूबा हुआ है। ये एक सड़क की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। भले ही आपको नदी की तरह दिख रही होगी, लेकिन अब लोगों के लिए भी ये परेशानी बन गई है। दिल्ली के प्रहलादपुर पुल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फिर भी लोग किसी तरह आना जाना कर रहे हैं क्योंकि विकल्प उनके पास कुछ नहीं बचा है। और कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा भी कि नदियों और नालों के आसपास जो लोग हैं उनको लगातार आगाह किया जाए। उत्तराखंड की टिहरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। टिहरी के नेशनल हाईवे 94 और नेशनल हाईवे 98 पर पहाड़ से मलबा गिरने से लोग परेशान हैं। चंबा के पास हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी टूट गया है। नेशनल हाईवे 94 की तस्वीरें हैं उत्तराखंड के टिहरी से, जहां पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। रोड ब्लॉक हो गई है और रोड किस तरह टूटी हुई है आप देख सकते हैं तस्वीरें। कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो मलबा है इसको हटाया जाए और लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी ना हो। लगातार उत्तराखंड में भी काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है और इस तरह की तस्वीरें ज़मीनी क्षेत्रों में पानी जहां एक ओर भर जाता है, वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर पहाड़ टूटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये एक सड़क है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से अब जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। ज़मीनी इलाके जो हैं वहाँ पर पानी भर चुका है। लोगों को आने जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में अगर बारिश का ये सिलसिला इसी तरह लगातार जारी रहा तो और चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं लोगों के लिए और आफत बन सकती है ये बेहिसाब बारिश। झारखंड में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हजारीबाग के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हजारीबाग के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। कई जगह लोगों के मकानों में भी पानी भर गया है। झारखंड के हजारीबाग की तस्वीर है। सड़क किस तरह नदी बनी हुई है आप तस्वीर देख सकते हैं और लोगों के घरों के अंदर तक भी पानी पहुंच रहा है। गलियां किस तरह पानी पानी हो चुकी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग परेशान हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों के भीतर तक पानी पहुंच गया है और रहने की समस्या उनके सामने आ खड़ी है। ऐसे में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इन लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके
ये गलियों की क्या स्थिति है इस वक्त, भारी बारिश की वजह से क्या हालात पैदा हो गए हैं, आपके सामने है। झारखंड में भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से कई गांवों में पानी भर गया है। वहां पर पाकुड़ में कई गांवों में पानी भर गया, लोगों के मकान पानी में डूबे दिखाई दिए, सड़कें छोटी नदी बन गई हैं, लोगों को घुटने तक पानी में से जाना पड़ रहा है। ये घर के अंदर की तस्वीर है, देखिए किस तरह घुटनों तक पानी भरा हुआ है घर के अंदर की ऐसी तस्वीर, और किस हालात से ये लोग गुजर रहे होंगे आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सड़क है और सड़क किस तरह पानी पानी हुई पड़ी है, फिर भी लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, झारखंड के पाकुड़ की ये तस्वीर है। कुदरत का बेहिसाब कहर यहां पर बरपा है, पूरा जमीनी इलाका पानी पानी हो चुका है, पेड़ डूब गए हैं, लोगों के मकान डूब गए हैं, रहने की समस्या है, खाने पीने की समस्या लोगों के सामने आ खड़ी है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, घुटने तक लोगों के पानी भरा हुआ है, घर के भीतर की ये तस्वीर है। झारखंड के बोकारो में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश की वजह से बोकारो में एक तालाब का मेड़ टूट गया, जिससे आसपास के गांव में पानी भर गया। वहीं बारिश की वजह से बोकारो में दामोदर नदी पर बने तेनूघाट डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिस वजह से डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। इस वजह से दामोदर नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रख दिया गया है। पहली तस्वीर झारखंड बोकारो की है, जहां पर डैम के 6 गेटों से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ता गया डैम में, और जिसकी वजह से मजबूरन 6 गेट खोलकर पानी को बहाना पड़ा है। और दूसरी तस्वीर तालाब का किनारा आप देख रहे हैं, वहां पर लोग खड़े हैं, लोगों के लिए मुसीबत बन गया है तालाब, क्योंकि जलस्तर वहां पर भी लगातार बढ़ रहा है। तो नदियां उफान पर हैं, लोगों की मुसीबतें जो बढ़ा रही हैं, और ऊपर से आसमानी बारिश इस बार आफत बनकर टूटी है। और अब भी लगातार कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस बार की बारिश ने आफत बरसाई है। झारखंड में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से दामोदर नदी में उफान है। नदी में उफान की वजह से रामगढ़ के कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को प्रशासन की ओर से नदी किनारे नहीं जाने की सलाह भी दी गई है। जिस तरह जलस्तर बढ़ा हुआ है नदी का आप देख सकते हैं, और लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो नदी के आसपास ना जाएं। खासतौर पर जो लोग नदी और नालों के आसपास रहते हैं उनको भी चेताया गया है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। लगातार बारिश जिस तरह हो रही है वो आगे आने वाले भविष्य के लिए भी चुनौती पैदा करती हुई दिख रही है। तीन तलाक के खिलाफ बने कानून के 2 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मना रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दिन को मुस्लिम महिलाओं के हित में बताते हुए दावा किया कि 1 अगस्त 2019 को बने इस कानून के बाद से 3 तलाक के केस काफी कम हुए हैं। साथ ही इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं का आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उनके संवैधानिक, मौलिक, लोकतांत्रिक और समानता के अधिकारों को सुनिश्चित किया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर आज देश भर में कई संगठन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जबकि दिल्ली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी और भूपेंद्र यादव शामिल हुए। 2019 के मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 3 तलाक की कुरीति और प्रथा को खत्म करेंगे, और 1 अगस्त 2019 को संसद ने इस कानून को बना करके और इस कुरीति और कुप्रथा को खत्म किया है। कई लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी केवल जो है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए ही क्यों चिंतित हैं और क्यों नहीं किया। उनका जो डिसीजन है वो डिलीवरी के साथ होता है। 3 तलाक के साथ साथ बगैर महरम के हज यात्रा पर जाने पे बंदिश थी। अगर अकेले कोई वर्किंग वुमेन है, अगर अकेले कोई महिलाएं हैं वो जाना चाहती हैं हज पे, लेकिन वो कानून एक बना हुआ था कि जिससे वो जा नहीं सकती थी, और वो मोदी सरकार ने खत्म करके, और अब तक क्योंकि 2 साल से हज हो नहीं रहा है कोविड की वजह से, अब तक लगभग 3,500 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं हिंदुस्तान से बगैर महरम के हज यात्रा पर अब तक जा चुकी हैं।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मौके पर कहा कि 3 तलाक कानून बनने के बाद से अब तक 17 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून ना होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें छलक उठी। अब आपको बताते हैं 3 तलाक कब बना और इसके क्या मायने हैं। मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान और उनके हक के लिए जुलाई 2019 में संसद के दोनों सदनों में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को 1 अगस्त 2019 को मंजूरी दी, जिसके बाद ये कानून बन गया। इस कानून के मुताबिक 3 तलाक पूरी तरह गैर कानूनी है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस बिना वारंट आरोपी की गिरफ्तारी कर सकती है। 3 तलाक साबित हुआ तो 3 साल की जेल होगी। मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला का पक्ष सुने बिना आरोपी को जमानत नहीं दे सकता। साथ ही पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ता के लिए दावा भी कर सकती है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान मिला। और ट्रिपल तलाक के विषय में हमारी मुस्लिम बहनों की एक आवाज को कानून का रूप देने की जरूरत है। और केवल मुस्लिम समाज में नहीं, बाकी भी किसी भी समाज में अगर इस प्रकार की कोई कुप्रथा आई है तो उसको समाप्त करने का काम ही हमारी सरकार ने किया। और आज तो मैं देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रम मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारी सरकार नया लेबर कोड लेकर के आई है और पहली बार हमने हिंदुस्तान में कानून के माध्यम से और बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया है कि अब स्त्री और पुरुष समान काम के लिए समान वेतन ही लेंगे। ये देश के कानून में। अमित शाह के यूपी दौरे पर बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह ने अब से कुछ देर पहले लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद दिए भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की। लखनऊ के बाद उनका मिर्जापुर और वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है, जहां वो कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर लखनऊ में आने पर किस तरह उनका स्वागत हुआ। तमाम मंत्री वहां पर मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर उनके साथ उनके स्वागत में मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करते हुए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, सभी बड़े मंत्री उनके साथ मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और तीसरी तस्वीर मिर्जापुर में उनका इंतजार हो रहा है, वहां पर विंध्यवासिनी मंदिर वो उसका उद्घाटन करेंगे। मिर्जापुर में किस तरह उनका इंतजार हो रहा है, ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश से। सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर
44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो। अमित शाह ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। और जो सब न देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में माफिया राज खत्म करने का दावा किया। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर पहुंचेंगे, जहां वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा भी करेंगे। अमित शाह मिर्जापुर में रोपवे का भी उद्घाटन करेंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज 18 के नीरज की खबर है कि ये कॉरिडोर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों के साथ ही अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। तो अब इसके बाद अगला दौरा मिर्जापुर का होगा गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर वो विंध्यवासिनी मंदिर भी जाएंगे, विंध्यवासिनी कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। पूर्वांचल को यानी कि बड़ी सौगात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मिलने जा रही है।
इस समय हम खड़े हैं माँ विंध्यवासिनी के दरबार में। माँ विंध्यवासिनी के लिए पुराणों में कहा गया है कि विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड गोल के, विंध्य क्षेत्र जैसा स्थान इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। आप इनका महत्व इसी से समझ सकते हैं कि माँ विंध्यवासिनी तीनों रूपों में पूजित हैं, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। और भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। यहाँ पे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों रूपों के भक्त माँ विंध्यवासिनी के अलग अलग विधियों से पूजा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर बलि की प्रथा है तो दीप जलाने की और पुष्प अर्पण की भी प्रथा है। यहाँ पे अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो लगभग 20 से 25 हज़ार भक्त प्रत्येक दिन माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने आते हैं और विंध्य क्षेत्र में माँ काली और माँ अष्टभुजा का भी दर्शन करते हैं। और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी लोगों के दिलों में किस तरह से राज करती हैं। और यहाँ माँ विंध्यवासिनी को यह कहा जा सकता है कि यह सनातन संस्कृति की जननी है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने माँ विंध्यवासिनी का जो पूरा क्षेत्र है, जिसे विंध्य क्षेत्र कहा जाता है, इसके विकास का एक संकल्पना की। और आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के द्वारा सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसको विंध्य कॉरिडोर कहा जाता है। लखनऊ के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह का मिर्जापुर दौरा होगा, जहां वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। विंध्यवासिनी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह मिर्जापुर में रोपवे का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर ये कॉरिडोर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों के साथ ही अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। तो इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में थे, जहां पर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का उन्होंने शिलान्यास किया और इसके बाद उन्होंने संबोधन भी दिया, जहां पर विपक्ष को वो चुनौती देते हुए साफ नजर आए। अब राजनीतिक सियासी गलियारे में भी गर्माहट काफी बढ़ गई है गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के बाद। और अब उनका अगला लक्ष्य मिर्जापुर है, जहां पर वो थोड़ी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। और मिर्जापुर में तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर उनका इंतजार हो रहा है। लखनऊ के बाद अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे, जहां वो विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास भी करने वाले हैं। विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना भी वो करेंगे। काफ़ी तैयारियां उनके इस आगमन को लेकर वहां पर हो रही हैं। विंध्यवासिनी मंदिर में अमित शाह मिर्जापुर में रोपवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी लगातार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे और अब गृह मंत्री अमित शाह का ये वाराणसी दौरा है, जहां वो लखनऊ पहले आए, उसके बाद फिर अब मिर्जापुर वो जाएंगे। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। विंध्यवासिनी मंदिर में भी मां के पूजन अर्चन वो करेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद मिर्जापुर में रोपवे का भी उद्घाटन कर सकते हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को यूपी विधानसभा चुनाव में बेहद अहम माना जा रहा है। ये कॉरिडोर पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटों के साथ ही अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। और उसके बाद अगला दौरा वाराणसी का होगा गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए बाबा से जीत का आशीर्वाद भी वो लेते हुए दिखेंगे। इससे पहले वो लखनऊ पहुंचे हुए थे। जो आज दिखाई देगी। दूसरी जो खास बात है, मैं तैयारियों की आपको तस्वीर दिखाऊं कि लगभग पूरी हो गई है विंध्य मंदिर में और यहाँ पर जो लोग भी यहाँ पर स्वागत करेंगे, चाहे वो भाजपा कार्यकर्ता हो या ब्राह्मण हो, वो मौजूद हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण बात आप समझिए कि शिव की शक्ति के, शिव की पूजा के बाद यानी कि शिव का धाम यानी कि विश्वनाथ धाम बनने जा रहा है। 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका तोहफा भी काशी वासियों और पूरे देश को देंगे। अब विंध्य क्षेत्र में विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास हो रहा है, तो और विंध्य, काशी और प्रयाग, इसको अब आप चुनावी चश्मे से देखिए और देखना भी पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव की धुंधुवी अब बच चुकी है और ये एक तरीके से शंखनाद है भाजपा का। तो अब उसके हिसाब से देखिए तो काशी प्रयाग और बनारस, काशी प्रयाग और विंध्य में महज 60-60 किलोमीटर का डिफरेंस है, अंतर है। लेकिन ये 60-60 किलोमीटर का रेडियस धर्म के लिहाज से त्रिकोण बनाता है और चुनाव के लिहाज से 156 सीटों का गणित बनाता है। तो ये 156 सीटें हैं,
जिनका सीधा प्रभाव ये सियासी त्रिकोण जो आप देख रहे हैं, धर्म का त्रिकोण है, इस पर जब सियासी बात साधी जाएगी, सियासी लक्ष्य साधे जाएंगे। और मिर्जापुर में कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। वहां पर विंध्यवासिनी कॉरिडोर का वो शिलान्यास करेंगे। उसके बाद रोपवे का भी वो उद्घाटन कर सकते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे, जिसके लिए वहां पर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। उनके आगमन को लेकर वहां पर लगातार सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ये मंदिर के भीतर की तस्वीर है, विंध्यवासिनी मंदिर, जहां वो जाएंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर को काफी अहम माना जा रहा है। और कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वो लखनऊ में थे, जहां पर उन्होंने एक संबोधन भी दिया। और संबोधन में विपक्ष को सियासी अखाड़े में आने की चुनौती देते हुए, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक रूप से भी, सियासी रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है। यूपी को लगातार कई सौगात आज देने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर देश का सबसे आधुनिक फॉरेंसिक लैब भी तैयार होगा। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे कुछ ही देर में। और उसको लेकर मिर्जापुर में कई तैयारियां की जा रही हैं। जोर शोर से तैयारियां वहां पर हो रही हैं। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, रोपवे का उद्घाटन करेंगे, विंध्यवासिनी मंदिर जाएंगे, वहां पर मां के पूजन दर्शन करेंगे। और उसके बाद उनका वाराणसी दौरा होगा, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी वो पहुंचेंगे। और वहां पर बाबा भोलेनाथ से 2022 में जीत का आशीर्वाद वो जरूर लेंगे। और तस्वीरें हम मिर्जापुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के भीतर की तस्वीर है विंध्यवासिनी मंदिर, जहां पर कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है। उससे पहले किस तरह की वो तैयारियां हैं, ये आप देख सकते हैं। अब बात टोक्यो ओलंपिक्स में आज भारत के मुकाबलों की। आखिर कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। आज शाम 5 बजे बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल के लिए पीवी सिंधु का मैच होगा। वहीं 5:30 बजे हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और ब्रिटेन की टीमें आपस में भिड़ेंगी। आज 2 मुकाबले होने वाले हैं। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में अमेरिका, चीन और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। भारत के लिए एथलीट मीराबाई चानू ने पहले दिन वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। बॉक्सर लवलीना ने भारत के नाम एक मेडल पक्का करा लिया है। हालांकि उन्हें अभी ये मेडल मिला नहीं है और भारत इस वक्त 61वें स्थान पर है। आप रामलला की तस्वीर पे उत्तेजित हो रहे हैं, आप तो मुसलमान सीएम की बात कर रहे हैं। हमारे भाई बहनों की, हिंदू भाई बहन मुसलमानों की लाशें तैर रही थी गंगा के किनारे पे। उन लाशों को छुपाने के लिए पीली चादर डाल दी गई। कि आप इसको आपराधिक प्रदेश बनाना चाहते हो, आप इसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहते हो। ना ये अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ना अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। तो इस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी की जगह रामलीला पार्टी रख दीजिएगा। जल्द लगाने का अभियान शुरू